हमने काफी झगड़े किए हैं। शिकन नहीं, हाँ बहुत सारे झगड़े किए हमने। हाँ, डिवोर्स तक, हाँ 3-4 बार डिवोर्स हो चुका हमारा। इशारा है कोई बेको था, जैसे ही लगाया मैजिक हो गया एकदम। मैं भूल गया अपना पीस। हाँ। मैंने कहा सर मैं ये जो म्यूजिक 3000 साल से चल रहा है मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। बाउल संगीत बेसिकली स्पिरिचुअल म्यूजिक है। हाँ। जो प्रैक्टिस है उसमें आपको सब त्यागना पड़ता है। भिक्षा में आप जिंदा रहते हैं। यू डोंट पजेस एनीथिंग। Why people are so जरा सा उसके बाद आया मेरे पास और उसने कहा अंकल thank you very much. I would have never known what my parents and grandparents have gone through if I had not seen this film. They would have never known. रोहित जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? बस एकदम बढ़िया। तो यानी पहली बार हम दोनों बैठ के मुस्कुरा रहे हैं एक साथ। हाँ मतलब हम 5 फिल्म साथ में कर चुके हैं और ये पहली बार कि हम इस तरह से एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप भी मुझे ऐसे हंसते हुए पहली बार देख रहे हैं, मैं भी आपको पहली बार देख रहा हूँ। हमने काफी झगड़े किए हैं। शिकन भी, हाँ बहुत सारे झगड़े किए हमने। हाँ, डिवोर्स तक, हाँ 3-4 बार डिवोर्स हो चुका हमारा। अच्छा, कब बताइए, क्या मुझे याद नहीं है। एक तो बुधाना ट्रैफिक जैम के बाद हुआ था। क्या हुआ था? जब हमने वो रिलीज कर दिया था गाना बेकार को। हाँ, या आई वाज वेरी अपसेट। फिर मैंने कहा इस आदमी के साथ कभी काम नहीं करूंगा लाइफ में। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ताशकंद फाइल्स में थोड़ा सा हुआ था, ज्यादा नहीं, मतलब कुछ बैकग्राउंड स्कोर के लेके था। और फिर मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं करूंगा, ऐसा करके कुछ तो हुआ था। गाने किए थे मेरे। सच चलता है, सब चलता है, सच चलता सब चलता है, सच चलता है। वो गाना बड़ा बजता है इंस्टाग्राम में, पता है आपको? हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा गाना था। यस। और आपने कहा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं करूंगा मैं, है ना? तो आपके साथ वो कुछ और वजह हुई थी। आप उसमें आप इन्वॉल्व नहीं थे, कोई और इन्वॉल्व थे, आप नहीं थे उसमें। अच्छा। बट आपसे जब उसके बाद तीसरा झगड़ा हुआ था, वो हुआ था जब मैंने कश्मीर फाइल्स का म्यूजिक करने से मना कर दिया था। हाँ, आपने कहा ये क्या लेफ्टिस्ट फिल्में बनाते हो क्या? आपको लगा कि ये तो बड़ी यानी राइट विंग वाली फिल्म है। हाँ नहीं, राइट विंग वाली नहीं लगी थी, बट मैं काफी इन्फ्लुएंस में था उस समय। काफी मेरे दोस्त जो थे उस मतलब सब लेफ्टिस्ट थे काफी सारा। तो मैं उस समय खुद भी काफी कंफ्यूज था सच बताऊं। जिंदगी में काफी कंफ्यूज था, मतलब कि मैं म्यूजिक करने आया था यहाँ पे, ये सब नहीं करने आया था। लेफ्ट राइट करने नहीं आया था। तो आपने जब मुझे एक बार यही मैसेज किया कि मतलब आपकी जिंदगी है, आप जैसा डिसीजन लें, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने म्यूजिकल एंडेवर्स जो है उसके ऊपर अपने पॉलिटिक्स को रख रहे हैं, तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मेरा मानना है रोहित कि आपकी जो भी पॉलिटिक्स है वो आपके क्राफ्ट के नीचे होनी चाहिए। आपके क्राफ्ट को डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। जैसे एक ज़ेन में एक बड़ी ब्यूटीफुल सेइंग है कि वो कहते हैं कि सबसे अच्छा कप कौन सा है, क्योंकि चाय पीते हैं ना, वहाँ पे टी सेरेमनी होती है, तो कहते हैं सबसे अच्छा कप कौन सा है। तो वो कहते हैं सबसे अच्छा कप वो होता है जिसमें पॉटर के उंगलियों की खुशबू ना हो। अच्छा, जो कुम्हार है जिसने बनाया है उसकी उंगलियों की खुशबू नहीं आनी चाहिए। ये मेटाफोरिकल है। अच्छा है कि नहीं? yes, तो मेकर एब्सेंट होना चाहिए और जो मेड है, जो उसने बनाया है, क्रिएटर एब्सेंट होना चाहिए, क्रिएशन सामने दिखना चाहिए। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में फिर मैंने काफी कुछ पढ़ा लिखा समझा, और आप इंटरनल जाते हैं ना उसके बाद, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, सच बात है कि मुझे मैं जो करने आया हूँ, जो मेरा क्राफ्ट है वो मेरे से बड़ी है, मतलब तो मुझे उसकी पूजा करनी जरूरी है, बजाय इसके कि मैं यहाँ लेफ्ट राइट और ये सब दुनिया भर का देखूँ। और फिर मैंने सब बंद कर दिया एकदम कंप्लीटली। और फिर मैं आपके पास खुद आया था कि मुझे कश्मीर फाइल्स का म्यूजिक करना है। और मैंने कसम खाई थी कि कभी इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा, पर आप आए तो मेरा दिल पिघल गया। कलाकारों के लिए मेरा दिल पिघलता है। और हमारे पल्लवी भी बहुत शिकायत करती है, तुम सबको माफ कर देते हो, ऐसा नहीं। आई लव नहीं, एक अच्छी बात यह है कि मेरा आपसे जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही पर्सनल है, मतलब है ना, तो वो वैसा नहीं है कि मेरे लिए, मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ लोगों में या रिलेशंस में। फिल्म तो सेकेंडरी होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस आदमी से प्यार करता हूँ, ये प्यार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? ये प्यार कम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे लिए जरूरी है, मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, स्पेशली म्यूजिक एंड एडिटिंग, ये जो 2 डिपार्टमेंट, कैमरामैन, 3 लोग जो हैं, वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब एक फिल्म के पीछे की जो सोल है उसको पकड़ लें। तो इसलिए, और तुमसे मैं स्पिरिचुअल बातें करता भी हूँ, कई बहुत हुई हैं, बहुत।
तो ये बताओ कि कश्मीर फाइल्स में जब आपने पहली बार जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो कौन सा एक सिंगल इमोशन था, तुमने कहा ये मेरा नोट है, दिस इज द सुर, तो क्या था इमोशन? मेरे लिए तो मतलब उसके अंदर तो बेसिकली पेन ही था। पेन था? हाँ। और इसीलिए आपने वो क्या थी वो बताओगे जरा? उसका जो थीम हमने क्रिएट किया था, वो जो मेन कश्मीर फाइल थीम। हाँ। एक तो वैसे भी मैं जब कोई भी थीम क्रिएट करता हूँ तो मैं कीबोर्ड या उसकी हेल्प नहीं लेता। अच्छा। मैं वोकली गले से ही मतलब क्रिएट करता हूँ। हम्म। और मैं ध्यान नहीं देता उस समय कि क्या कॉर्ड जा रहा है, क्या स्ट्रक्चर जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर वो मैं फील कर पा रहा हूँ तो वो आगे भी फील होगा। तो मैंने वो वैसे ही बनाया था। आपको याद होगा मैं इसके काफी अगेंस्ट था, मेरे को कुछ और पसंद था। हाँ, और पल्लवी फॉट हाँ, फॉर इट, पल्लवी ने हाँ, बोला नहीं दिस इज द विवेक, यही है। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, मैं बहुत फास्ट बजा रहा था उस समय। हाँ। जब मैं प्ले कर रहा था, एक तो मेरे पास बहुत अच्छे प्लगइन्स नहीं थे उस समय, तो मैं जिस साउंड से प्ले कर रहा था दैट वाज नॉट एप्ट फॉर प्लेइंग दैट। फिर मैंने आपको एक बार गा के सुनाया, फिर पल्लवी मैम ने बोला अब इसको स्लो गा के सुना। हाँ, क्योंकि मुझे लगाटो स्टाइल में चाहिए था और उसमें थोड़ा स्टैटअप, जो लोग नहीं समझते लगाटो मतलब जिसमें स्लो, हाँ स्लो पेस, लॉन्गर नोट्स होते हैं। हाँ स्लो पेस, बेसिकली टेम्पो स्लो हाँ। करें। पहले मैं सुना रहा था दा 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 दा, फिर मैंने आपको स्लो करके इसको तो मैं आपको आर.डी. बर्मन से एस.डी. बर्मन पे लेके आया। तो ये बताओ कि इस बार जब द बंगाल फाइल्स की आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो क्या वो सुर था, इमोशन का वो कौन सा एक इमोशन था जो आपने फील किया? तो इसमें दो मतलब बहुत ही अलग इमोशंस थे। एक तो था वो जो मुझे इसके अंदर जो एक ग्लोरियस पास्ट था उसको मुझे ब्यूटीफाई करना था कि वो कितना सुंदर पास्ट था, है ना। और दूसरी सुंदर तरफ नहीं, मतलब दुख भरा पास्ट था। हाँ, दुख भरा पास्ट था, लेकिन उसको आप फ्रेम को, जैसे आपने बोला ना हाँ। कि ये फ्रेम ऐसे है कि रोहित तुम इसपे एक सही म्यूजिक का एक नोट भी डाल दोगे ना तो ये खिल जाएगा। हाँ। मैं उसी चीज को लेके चला हूँ। और दूसरा था भयानक खौफ। वो जो खौफ देखा ना, मतलब वो मतलब बहुत ही भयानक था। मतलब अब इसको मैं इससे भयानक बनाऊं या इसको सिर्फ सपोर्ट करूं, ये हम दोनों का था डिसीजन। तो आपने कहा नहीं यार, आपको जो लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जब भी काम करता हूँ। आप जो फ्रीडम देते हैं ना वो अलग लेवल की होती है। मैं यस आप बहुत, मुझे तो लगता है मैं बहुत कंट्रोलिंग टाइप का आदमी हूँ। आपने जितनी फ्रीडम दी उतना कोई देता नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको हर उस काम के अंदर एक मैजिक चाहिए। मतलब अगर वो मैजिकल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। इसीलिए मैंने आपको कहा था इस फिल्म का म्यूजिक कोई और नहीं कर पाएगा, मैं ही कर सकता हूँ। हाँ, ये मैं बात फिर आपके पास आया था। ये तो सही है। तुम इस फिल्म के लिए भी मैंने किसी और को साइन कर लिया था। है ना। वी साइंड अ बिग म्यूजिक डायरेक्टर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंड समबडी हु आई लाइक वेरी मच। इज बंगाली। समझने वाले समझ भी सकते हैं। बंगाली, वेरी मेलोडियस, वेरी ब्यूटीफुल, वंडरफुल गाय। लेकिन सब हो गया, वो हो गया। लेकिन जब तुमने आके मुझसे कहा सर इस फिल्म का म्यूजिक मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता है, दिस फिल्म इज डेस्टिन्ड टू बी कंपोज्ड बाय मी, तो मैंने कहा कि अगर तुम ये कह रहे हो तो क्या ये तुम कह रहे हो या कोई तुमसे कहलवा रहा है? कोई मतलब आदमी नहीं। हाँ, मतलब अंदर का। तो मैं सब बिलीव करता हूँ जो फिल्में मैं बना रहा हूँ वो मैं नहीं बना रहा हूँ, मुझसे बनवाई जा रही है। ये मेरा सरेंडर है इसको। तो जब तुमने किया तो उस लेवल पे मैं कनेक्ट हुआ। मैंने कहा यार जो आदमी इतना कॉन्फिडेंट है इस फिल्म को लेके, बड़ा फिर जद्दोजहद, इसमें नहीं घुसेंगे, म्यूजिकली रखते हैं कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि फिर देन अल्टीमेटली वी चेंज इट। उसके कई महीने बाद मेरे को हिम्मत ही नहीं हुई हाउ टू से सॉरी टू द गाय। फिर मैंने फूल पल्लवी ने भिजवाए और हम लोगों ने माफ़ी मांगी। लेकिन वो इसलिए नहीं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अच्छा है, कोई बेटर, ऐसा नहीं होता है। संगीत तो संगीत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप समझो एक पहाड़ पे दिल टूटा अकेले बैठे हुए हैं, राइट। उस वक्त अगर आपको बहुत अच्छा कोई समझिए रॉक एंड रोल सॉन्ग बज जाए, आपको नहीं अच्छा लगेगा। है ना। हो सकता है उस वक्त में एक कोई वहां से एक कोई गडरिया चला जा रहा है गाते हुए, शायद वही अच्छा लग जाए। हो सकता है कोई चिड़िया चहचहा रही हो, वही आपके दिल को छू जाए। संगीत का भी एक वक्त और माहौल होता है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो इस फिल्म को जब तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच केम टू योर माइंड? एक रेफरेंस तो होता होगा
उसका उद्गार क्या था, पहला स्रोत क्या था, गंगोत्री क्या थी इसकी, रेफरेंस क्या था तुम्हारा? सबसे पहला रेफरेंस सर मेरा तो एक्चुअली था ये मैं एक्चुअली वो जो मैं इसीलिए मतलब फिल्म के अंदर भी कोई एक सीन या शॉट या डायलॉग जिसने कहा कि ये है मेरा म्यूजिकल नोट? एक्चुअली वो बताऊं तो वैसा नहीं था। मैं जब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी या पूरी फिल्म देखी तो मैंने नेचुरली जो फर्स्ट म्यूजिक कंपोज किया वो पूरी फिल्म के लिए ही था। अच्छा। आपको याद होगा आप गोवा में थे शायद, और मैंने आपको सिर्फ पियानो पे बजा के भेजा था। हाँ। है ना, और एक स्ट्रिंग सेक्शन बजा के भेजा था। सवाल जवाब जैसा सवाल जवाब क्या था बताइए। हाँ, वो अभी एकदम से याद करना मुश्किल होगा। जब आए तो बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो वो तो मैंने पूरी फिल्म का एक पहले माहौल, जिसको बोलते हैं कि एक नॉस्टैल्जिया, जो हमने मेन थीम नहीं बनाया, जो हमने लेकिन फिल्म में यूज किया, क्योंकि वो इतना अच्छा था कि वी कुडंट रिजेक्ट इट। हाँ। ओके, और लेकिन उसको तो काफी जगह यूज किया गया है, इनफैक्ट प्री क्लाइमैक्स में भी है। हाँ, प्री क्लाइमैक्स में भी कई जगह पे है वो, और बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है वो। हाँ। पर तो फिल्म के लिए अच्छा, तो पहले आप लोगों को ये भी बता दो हमारी स्टाइल क्या काम करने की, हम कैसे काम करते हैं। हम पहले मेन फिल्म की थीम है, उसकी सोल क्रैक करते हैं। हाँ, यस, वो हमेशा ये होता है मतलब, और उसके लिए हम लगे रहते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना। वो एक बार क्रैक हो जाता है तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। फिर बाकी तो आई डोंट इवन केयर, बाकी तो हो ही जाता है। हाँ। तो फिर आप बोल देते हैं कि बस अब नाउ आई नो दैट यू आर देयर। हाँ, अब आप कर लोगे। अब बच्चे को सही गार्जियन मिल गया है। तो क्या इसमें क्या था, व्हाट वाज दैट फर्स्ट थीम जो फिर हमने थीम क्या जो डेवलप की, उसके बारे में बताओ। हाँ, उसके बाद फिर हमने एक थीम जो डेवलप किया जो कि ग्लोरियस पास्ट का था, है ना। तो वो चैम्बर म्यूजिक टाइप का, जिसके अंदर सिर्फ वायलिन और वियोला है और एक बेसिक क्योंकि जिनको नहीं पता है वो 1946 में 42 में इट इज टेकिंग प्लेस। हाँ। तो उस समय का इंडिया मूवमेंट के वक्त। हाँ, तो उस समय का जो ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश इंडिया था, जो उस साउंड को क्रिएट करना, उस माहौल को क्रिएट करना, तो उसके लिए वो वाला हमने पीस क्रिएट किया। बट यू वर सेटिस्फाइड विद दैट पीस, बट आपको अभी अपना मेन थीम नहीं मिला था। हाँ, पहले ये हो गया था, ये पहले हो गया, वो भी हो गया, और उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ 10-12 चीजें बजा के। ये क्या था, ये जो था नॉस्टैल्जिक? हाँ, ये तो है अपना यहाँ लगता है जाके वो जी। यहाँ लगता है, और इट्स सो ब्यूटीफुल कि उससे मुझे ये समझ में आ गया कि पल्लवी सॉरी माँ भारती का जो रोल है वो यंग भारती एंड जो पल्लवी ने किया माँ भारती एजेड, उनके बीच में ट्रांजिशन कट जनरली होता है कि ट्रांजिशन ड्रामेटिक होता है, यहाँ से वहाँ जाना है तो एक ड्रामेटिक होता है। कई बार लोग विश वुश साउंड इफेक्ट करते हैं या म्यूजिक चेंज ओवर लेके आते हैं। इसमें मैं चाहता था कि स्मूथ, पता भी नहीं चले कि कब यंग भारती और ओल्ड भारती के बीच में हम फिल्म ऐसे ही घूम रही है। तुमने वो इतना ब्यूटीफुल किया है। तो मैं एडिटिंग में पहले हम लोगों ने सोचा कुछ VFX करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी लाएंगे, सब ड्रॉप कर दिया मैंने, कुछ सब रिजेक्ट ही कर दिया। फिर हम ओल्ड क्लासिकल स्टाइल में जैसी एडिटिंग होती है वैसे कर दिया, इधर से उधर चले गए, कोई डिसॉल्व भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, है ना। कुछ भी नॉर्मली यू डिसॉल्व ना फ्रॉम वन कैरेक्टर टू अनदर, पास्ट एंड प्रेजेंट में हमने पूरी फिल्म में कहीं किया ही नहीं है डिसॉल्व, नहीं किया, सिर्फ एक एंड में किया, क्लाइमैक्स में। वो जरूरी था, वो जरूरी था इसलिए किया। हाँ, लेकिन इस पीस को बनाने में और इसको डेवलप करने में बहुत मजा आया। मतलब फिर आपने बोला यार ये अभी थोड़ा कम है, थोड़ा सा इसका सेकंड पार्ट लेके आओ ना जरा, कि अब नेक्स्ट टाइम आएगा तो कैसे आएगा। फिर मैंने वो क्रिएट किया। मुझे बहुत इस पीस में मेरे को बहुत मजा आया। बहुत फिल्म का बहुत हाईलाइट पीस है, बहुत हाईलाइट पीस। और फिर इसमें ये भी हुआ ना सर, आप देखिए लास्ट में मैं चाह रहा था ये पीस ही आए, बट आपने कहा यार एक बार ये सिनेमेटिकली देखो, अगर ये किचु दिन मोने मोने यहाँ पे आता है तो कैसा लगता है। फिर हमने लगा के देखा, अब जब फिल्म खत्म हो जाती है, दी एंड जब होती है, जब वो लड़का पल्लवी के पास आता है हीरो और कहता है मैंने ये कर दिया, तो वहां पे फिर यही हमने लगाया हुआ था, यही लगाया था, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। बट फिर आपने बोला कि एक बार किचु दिन मोने मोने इशारा है कोई था, जैसे ही लगाया मैजिक हो गया एकदम, मैं भूल गया अपना पीस। मैंने कहा सर मैं ये जो म्यूजिक 3000 साल से चल रहा है मैं उससे फाइट नहीं कर सकता।
मैंने एग्जैक्टली यही बोला। बिल्कुल तुमने यही बोला था। इतना इम्पैक्ट है इसके अंदर कि अब मैं अपना पीस विड्रॉ करता हूँ यहाँ से। हाँ। आपने बोला नहीं अभी भी आपका है, अगर आपको लगता है ये होना चाहिए, मैं कहा नहीं सर ये और तो पार्वती बाउल जी गा रही है, मतलब सरस्वती खुद गा रही है, सरस्वती के सामने हम क्या कंपोज करें। मतलब जब हमने वो फर्स्ट टाइम लगा के देखा था उसी समय तो आंसू आ गए थे। हाँ, वी क्राइड ऑल ऑफ अस। मैं था, तुम थे, हाँ, और हमारे एडिटर शंक साहब थे। वी क्राइड इंस्टेंटली। उसका वीडियो मैंने शूट भी किया था, सब रो रहे थे वहाँ पे। वेरी नाइस। वो नहीं, दैट वाज अ गुड डिसीजन। आई थिंक अभी अमेरिका में जो हमने स्क्रीनिंग की 12, जब वो आता लोग उठते ही नहीं है, वरना एंड टाइटल में भागते हैं ना एकदम से। पूरे एंड टाइटल में लोग बैठे रहते हैं सिर्फ टू लिसन टू दैट मैजिक। मेरे ख्याल से क्या हुआ, पूरी फिल्म में ना यू आर स्टन्ड, यानी आपके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देती है फिल्म। आखिर में लोगों को समझ में ही नहीं आता उठें कि बैठें। वो गाना जो है ना वो एक हील करता है मेरे ख्याल से, आपको स्लोली वो धीरे से काम डाउन लाता है, रिफ्लेक्ट करवाता है, इसलिए लोग जाते नहीं है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। यस यस। जैसे बहुत दिन भर स्ट्रगल और संघर्ष करने के बाद घर आओ तो सिंपल कोई म्यूजिक बज रहा हो तो इट रिलैक्सेस योर हैवी सोलफुल। पार्वती जी की क्या आवाज है, बहुत जबरदस्त। मतलब अकेली आवाज और कुछ भी नहीं है, देखिए सिर्फ आवाज, हमने कुछ पैड वैड स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ आवाज, सिर्फ आवाज। वो खुद सरस्वती है, शी सरस्वती। यानी मैं तो आई पुट हर इन द सेम कैटेगरी एज पंडित रविशंकर और भीमसेन जोशी जी या लता मंगेशकर, सेम कैलिबर, सेम बिल्कुल बिल्कुल। उनके अंदर सरस्वती बैठी हुई है कुछ करने की, और तपस्वी है, बिल्कुल बाउल की तपस्वी है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, पार्वती बाउल बाउल संगीत गाती हैं। थोड़ा बाउल संगीत के बारे में बताओ लोगों को। हाँ, बाउल संगीत मतलब वैसे तो बंगाल, पूरा बंगाल है वहीं का है, बट उसको सबसे ज़्यादा लाने वाले यहाँ पे एस डी बर्मन थे। उन्होंने फिल्म्स में जो यूज़ किया है बाउल संगीत, हाँ काफ़ी सारा, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब चाहे फिर वो अभी ऑलमोस्ट इसी जोन का है ना वो गाना, सलिलदा ने भी किया है। हाँ, सलिलदा ने किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा एस डी बर्मन ने यूज़ किया है। जो अपना मेरे साजन है उस पार, मैं मनमा तू उस पार, ओ मेरे माझी ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार, ये सब बाउल संगीत से ही आए हुए हैं। उनके काफी सारी कॉम्पोजिशन। तो बाउल संगीत जो लोग नहीं जानते, बाउल संगीत बेसिकली स्पिरिचुअल म्यूजिक है। हाँ, जो प्रैक्टिस है उसमें आपको सब त्यागना पड़ता है। भिक्षा पे आप जिंदा रहते हैं, यू डोंट पजेस एनीथिंग, आप कुछ नहीं रखते हैं, बस अपना एक जोड़ी गेरुए कपड़े पहनते हैं और चप्पल, और घर घर जाके आप खाना मांगते हैं। तो क्या करते हैं, गांव में घूमते हुए आप वो गाना गाते हुए हैं, तो वो गाते हैं और लोग आपको देते हैं। हाँ। और कृष्ण की स्तुति में गाया जाता है। हाँ, मतलब कृष्ण के भक्ति में है। हाँ। और तो आप इनर वॉइस जो है, इंटरनलाइज मेडिटेशन का तरीका है, इंडिया में सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है। तो पर बाउल जो म्यूजिशियंस थे, लोग नहीं जानते, फ्रीडम फाइट के मूवमेंट में जो ये कल्चरल टोलियां वंदे मातरम और गाने गाती थी जगाने के लिए, अंग्रेज लोग उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे। हाँ। ये जो थे, ये भिक्षुक घुमा करते थे, तो उनको कभी शक ही नहीं हुआ कि ये लोग कभी कर सकते हैं। तो उस पीरियड में कई सारे बाउल सिंगर्स ने, जो भिक्षुक थे, उन लोगों ने ये भक्ति के गाने छोड़ के फ्रीडम, नेशनलिज्म के, पेट्रियोटिज्म के गाने चालू कर दिए, और गांव-गांव में जाके उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट की क्रांति जगाई। यस यस यस, ये उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम मूवमेंट में। तो आर्टिस्ट कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस लड़े थे आजादी के लिए, कलाकार भी लड़े थे। यस। तो ये फोक म्यूजिक है जो पार्वती बाउल जी गाती हैं। हमारे फिल्म में तो गाना भी है कृष्ण के ऊपर, 2 गाने हैं। काला है ना, काला है। अरे क्या जगह, इतनी कमाल जगह पे आता है, मतलब उसमें अभी आते हैं, उसकी बात करते हैं। जब पहले थीम की बात करना चाहता हूँ, फिर उस पे आएंगे, वो भी अपना डिस्कशन हुआ था। हाँ, तो थीम के लिए मैंने आपको काफी सारी चीजें सुनाई, भेजी भी। आपने कहा यार रोहित ये सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये थीम हमारा अभी तक थीम तक नहीं पहुंचे हम। मैंने कहा हाँ, मैं सिर्फ एक नोट का वेट कर रहा हूं, पहला बस वो लगना चाहिए। और फिर मैंने आपको कहा कि एक काम करते हैं सर, हम ये साथ बैठ के बनाते हैं। हाँ। फिर आप स्टूडियो आए, मैं वहां बैठा था और आपने मुझे गाइड किया, मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा एकदम सही जा रहे हो, है ना। फिर आपने कहा अब यहाँ से ऊपर जाओ। नहीं, एक सेकंड अपनी बात हुई, मैंने तुमसे पूछा तुम्हें क्या लगता है कि किस कोई एक मुझे रेफरेंस दो हिंदी फिल्म के किसी गाने का। हाँ। तो तुमने मुझसे आर.डी. बर्मन के गाने का रेफरेंस दिया था, कौन सा था वो? अच्छा नहीं, इस फिल्म, इस गाने, इस सीन के लिए। हाँ, अपन ने अपनी बात हुई ना, कहना है नहीं, किसका रास्ता। अच्छा हाँ, वो तो आपका और मेरा फेवरेट। हाँ, किसका रास्ता देखें, हम दोनों का फेवरेट। हमने कहा ये इमोशन क्रिएट होना चाहिए। हाँ, किसका रास्ता देखें। एग्जैक्टली। तुमने गाया भी था मेरे सामने। यस, है ना, किसका रास्ता देखें। हाँ। तो और वहां से फिर तुमने बजाना चालू किया, और वहां से करते 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 क्या बना फिर अल्टीमेटली? तो उस दिन फिर हमने जो क्रिएट किया था, जो अपना थीम मेन है जो, तो
उसके बाद फिर मैं रात भर उस पे काम करता रहा और मैं काफ़ी चीज़ें उसमें आगे पीछे बनाई, क्योंकि काफ़ी बड़ा थीम चाहिए था, मुझे कम से कम 2 मिनट का चाहिए था। मैंने वेट भी नहीं, मैंने कहा बस मिल गया, अब तुम हाँ, करते अब रहो। तुम करते बस रहो। शुरू का एक वो हाँ, फ्रेज़ मिल गया था अपने को। फ्रेज़ मिल गया था। तो बताओ वो क्या सुर था जो इसमें हम सब ने फिर कई बार क्या होता है कि आप डिस्कस करते हैं, यार इसको थोड़ा ये करते हैं, वो करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता ही नहीं, कहते हैं बस दिस इज इट, अब हाँ, आगे हाँ। आगे अब इसमें बात हाँ, करेंगे। हाँ। तो मैं एक्चुअली यही बोल के उठा था, अगर मैं यहाँ और देर बैठूंगा तो ये खराब हो खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ सजेशन देता रहूंगा और ये बिगड़ जाएगी। यस। इसलिए अब तुम इस पे काम करो। हाँ, आप पूरी हाँ। रात, आपने सुबह सुबह फिर मुझे, फिर आपको मैंने पूरा एक तुम सीमलेस बना के भेजा सुबह था। हाँ, अर्ली इन द मॉर्निंग, हम तुम दोनों सुबह जल्दी सुबह उठते जल्दी हैं, उठते हैं। तो फिर मैंने इमीडिएटली फोन लगाया, तो हमने कहा वी हैव गॉट इट। क्या थी वो थीम, बताओ जरा। हाँ, वो था दा 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 रा 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 रा। बहुत ही, और ये तो ड्रॉप जो होता है इसमें, जो फॉल हाँ, है पूरा, वही फिल्म है, हाउ हाँ। सिविलाइजेशन फेल डाउन, कैसे एक पूरी सभ्यता, कल्चर, पूरी एक कंट्री, वी फेल डाउन, बिकेम यस, विक्टिम टू कम्युनल वायलेंस, वी वांटेड टू शो दैट पेन। यस, तो यस। इसको क्या बोलते हैं, ये व्हाट स्टाइल इज, क्रोमैटिक, हाँ, मोस्टली क्रोमैटिक नोट्स ही यूज़ किए हैं इसके अंदर। क्या होता है बताओ जरा। क्रोमैटिक नोट्स मतलब जैसे एक जो स्केल होता है उसमें वैसे आमतौर पे 7 नोट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली 12 होते हैं। तो हम्म, क्रोमैटिक नोट्स जो है, क्रोमैटिक स्केल्स होते हैं, क्रोमैटिक नोट्स होते हैं, उनको यूज़ करके हमने ये मैंने ये बनाया, हम्म। ये थीम। और पर जनरली हिंदी फिल्मों में इस तरह का बैकग्राउंड यूज नहीं होता हाँ, है, यूजुअली अब नहीं होता, पुराने ज़माने में हुआ करता था पहले एक टाइम होता पे। था। हाँ, मतलब अ, गोल्डी आनंद और इन सब सत्ते लोगों पे ने सत्ता में जो आर डी बर्मन ने अमिताभ बच्चन के आने पे बजाया, वो क्रोमैटिक है। नहीं, वो क्रोमैटिक नहीं, वो तो उन्होंने वो एक गार्गलिंग अच्छा, साउंड यूज़ ओके, किया था, तो एक अलग हाँ, चीज़ थी। बट हाँ, ये है कि आर डी बर्मन ने शोले में काफ़ी जगह शोले यूज़ में किया, यूज शोले किया में है, यूज़ हुआ है, या फिर ज्वेल थीफ में यूज़ किया है एस.सी. हाँ, बर्मन ने, उन्होंने वो सचिन सब। दा ने, हाँ, हाँ, सचिन दा ने हाँ, काफ़ी क्रोमैटिक नोट्स यूज़ किए हाँ, हैं। हाँ, तो वो टाइम था जब यूज़ हाँ, करते अब थे। नहीं होते हैं, अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कुछ क्योंकि अब अलग सब वो तरीके से। सैंपल्स मिल जाते हैं आजकल। हाँ, पर हाँ। एनीवे, तो ये और फिर इसके हमने एक आध वेरिएशंस बनाए हाँ, अलग। हाँ, हाँ, फिर तो बहुत सारे वेरिएशन, मतलब हमने, आप ये देखिए कि हमने बुडापेस्ट में ये वायलिन पे भी रिकॉर्ड किया है, वियोला पे भी रिकॉर्ड किया है, चेलो पे भी किया है, डबल हाँ, बेस पे भी किया है, मतलब हम्म। सोलो। ऑर्केस्ट्रल तो पूरा किया ही किया है, और उसके अलावा फिर हमने इसको अच्छा, क्लैरिनेट तुमने पे। ये डिसीजन क्यों लिया हुँ, कि बुडापेस्ट में रिकॉर्ड करना है, जबकि मैं तुमसे कह रहा था यहाँ पे हाँ। जो अपना यहाँ का जो सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा है केरला में कर लो, मैंने बोला 2-3 हाँ, बार हाँ, तुम्हें। आपने बोला था। हाँ, पर वो तब मैं कई बार प्रोड्यूसर भी बन जाता हूँ, तो पैसे बचाने के चक्कर। पर व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन रिकॉर्डिंग इन बुडापेस्ट? नहीं, बुडापेस्ट में सर सबसे अच्छी बात ये है कि हम जैसे क्योंकि इस फ़िल्म में म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा है। हम हम्म, नॉर्मली जितनी फ़िल्में की हैं, उनमें सबसे ज़्यादा म्यूज़िक इस फ़िल्म में है। हम्म, तो और ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रल ही था म्यूज़िक, है ना? हम्म, जितना भी पास्ट है। तो वो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा उस लेवल पे, और यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। हम्म, क्योंकि जितना टाइम हमने अगर उसको कंपोज़ करने में, क्रिएट करने में लगाया, अगर उतना ही टाइम अगर उसको रिकॉर्ड करने में भी लगाएँगे, तो हमारे पास टाइम नहीं है उतना। वो लोग काफ़ी प्रोफ़ेशनल हैं इस मामले में। आप सोचिए कि हमने जो भी म्यूज़िक 2 महीने में रिकॉर्ड मतलब क्रिएट किया था, उसका पूरा नोटेशन वगैरह जो समर्थ करके हैं, समर्थ श्रीनिवासन, उन्होंने पूरा नोटेशन ट्रांसक्रिप्शन उसका किया, और करीब समझ लीजिए 40 मिनट का जो म्यूज़िक था, ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक प्योर, हम्म। वो हमने 4 घंटे में रिकॉर्ड किया है। मतलब आपने उनको नोटेशंस दे दी, और वो देखते हैं और सिर्फ बजाते हैं फिर सीधे, फिर उनको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। तो और फिर उसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ, ये अभी थोड़ा इसमें वो बात नहीं आ रही, यहाँ पे विब्राटो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ये कर दीजिए, थोड़ा और डायनामिक्स लेके आते हैं। आप बेसिक गाइड करते हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉपर कंडक्टर रहते हैं जिनका काम ही यही है। हम्म। तो वो जो लेवल ऑफ फिनिश आता है, वो जो पर कई चेलो और वायलिन के पीसेस हैं, दिल मेरा हाँ, टूट जाता है। लोग फिल्म देख रहे थे, शुरू होती है जब ओपन, याद है हमने फिर लास्ट में वो इंसर्ट किया लाइंस, बंगाल इज डिवाइडेड, और हाँ, 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 उसमें जो वायलिन का पीस है, जो बस, वाइब्रेटो है उसके अंदर, यस, और मैं ऑडियंस के रिएक्शन देख रहा था, लोग एकदम से सुनते हैं उसको। हाँ, मैंने पहली बार इस फिल्म में, कश्मीर फाइल्स में लोगों ने म्यूजिक को महसूस किया, इस फिल्म में मैंने देखा लोग सुनते हैं सुनते म्यूजिक हैं, को, यस, यस, दे वांट टू हियर कि हाँ। अरे यार ये क्या बज रहा है। तो अमेजिंग स्टफ ओवर दैट। पर अच्छा, हाँ बोलो। वो मुझे याद आ रहा है, मतलब वहाँ पे वो जो पार्ट है,
वो वायलिन पे बजा है, या बहुत जबरदस्त बजा है, बहुत जबरदस्त सोलो है, बहुत एकदम सोलो, और होल्ड करता है ना। तो यानी तो वहाँ के प्लेयर्स तो हैं ही सर, अलग लेवल के हैं ना, उन्हीं का म्यूजिक है तो बहुत अच्छा बजा। या और वो अपनी फिलॉसफी भी रही है कि अगर एक बांसुरी से काम चलता है तो बैंड बाजा क्यों बुलाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार फिल्मों में ये होता है कि बैंड बाजा चाहिए तो लगता है बिगनेस, हम कभी उसके पीछे भागे नहीं। मुझे एक चीज़ बताओ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक जिसमें व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जिस बात को, और डिटेल में बताओ इसको। फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स। हमने 2 फिल्में, जो कश्मीर फाइल्स थी और ये द कश्मीर फाइल्स में भी नॉर्मली होता रबाब वबाब बजता, कश्मीरी म्यूजिक बजता, कोई भी फिल्म हो कश्मीर से जुड़ी, कोई भी OTT सीरीज हो, डॉक्यूमेंट्री हो, मैंने देखा है रबाब और कश्मीरी फोक और कश्मीरी म्यूजिक बजने लगता है। पर यू इंसिस्टेड कि नहीं, हम वेस्टर्न फिलहार्मोनिक म्यूजिक करेंगे, और इस फिल्म में भी तुमने द बंगाल फाइल्स थी। मैंने बोला भी था आपको कि यार कुछ तो रविंद्र संगीत, यार कुछ बंगाल इतना रिच है म्यूजिक में, कुछ नहीं सितारी डाल दो। कितना मैंने तुमसे कई बार बोला यार कुछ तो साउंड बंगाल का लाओ यार। और मेरा मन था कि बंगाल का जो ढोल वगैरह होता है वो कुछ तो बंगालीनेस होनी चाहिए, बंगालीपन होना चाहिए। बट यू नॉट फॉट बट यू आर्ग्यूड विद मी, हमारी कई दिनों तक डिस्कशन हुआ। जरा ये बताओ पूरा डिटेल में लोगों को कि क्या था, क्यों, व्हाई यू डिसाइडेड दैट। सर मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें हैं, जिसमें मेन चीज ये है कि हमें ये कहानी दुनिया को बतानी है। तो अगर हम एक ऐसा चीज लेके चले म्यूजिक में खासतौर पे जो कि पैलेटेबल हो और जो ज्यादा ग्लोबल, जिसका जो रीजनल ना हो। हमने वैसे भी यूज तो किया है, जैसे कश्मीर फाइल्स में भी एक हमने गाना कश्मीरी यूज किया था जिसमें सिर्फ वॉइस ही यूज किया था, है ना। और यहाँ पर भी हमने 3 गाने बंगाली यूज किए हैं। तो जितना बंगाल चाहिए इसके लिए, फिल्म के लिए, उतना तो आ गया क्योंकि बंगाल फाइल्स है। बट फिल्म एज एन एंटिटी जो है, जो मतलब, तो उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी था कि वो रीजनल ना हो जाए, वो ग्लोबल हो। और मुझे लगा कि ये म्यूजिक जो है वो उस पर ज्यादा एप्ट रहेगा, यूनिवर्सल रेजोनेंस रहेगा जिसके अंदर। पर कोई भी, आई मीन 9.9 म्यूजिक डायरेक्टर्स आउट ऑफ 10, स्पेशली इंडिया में, तो अगर इस तरह की फिल्म बनेगी तो उसमें बंगाली वो ले आएंगे, साउंड लाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ना कुछ सितार तो बजेगा ही बजेगा। कई बनी भी है जो सितार बजता है, नहीं तो सरोद बजता है, सरोद खोल बजेगा, वो सब बहुत सारी चीजें है ना। हमने वैसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक बार मैंने तुमसे बहस भी की थी। मैंने कहा था कि टाइटैनिक में बताओ आयरिश म्यूजिक क्यों बज रहा है, यू रिमेंबर। तो अगर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, क्या उनको भी नहीं पता? पर वो आई थिंक दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो था, है ना। और मैं बताऊं, इतने लोगों ने देखी ये फिल्म, मैंने 12 स्क्रीनिंग, 300-400 के एवरेज थिएटर्स थे, तो करीब 4-4.5 लोगों ने अगर फिल्म देखी, एक आदमी ने कहीं पे ये मिस नहीं किया कि ये फिल्म जो है इसमें कुछ बंगालीनेस कम है या बंगालीपन कम है, जरा भी नहीं किया। आई थिंक वो शायद जो गाना आया ना, और एक दूसरा क्या होता है कि आपको अगर रीजन दिखानी तो एक्टर्स भी तो हैं, डायलॉग भी तो है, स्टोरी भी तो है, उससे दिखा सकते हैं। क्योंकि सब कुछ ही वैसा हो जाएगा तो फिर वो बहुत मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा, सब बहुत ही एक जैसा हो जाएगा। और हमारा इमोशन से लेना देना था, तो इमोशन जो है वो जरूरी नहीं कि एक फोक गाने से आपको वही जनरेट हो जाए। तो मतलब ये था कि जैसे एक बार बात भी थी कि राजस्थान की कहानी है, इसका मतलब नहीं कि राजस्थानी म्यूजिक होना कंपलसरी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यस। तो वी ओपनड इट बिग एंड इट वर्कड। यस। और पहली बार वो जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स में लोगों को मुझे बताना पड़ा कि मैंने इसमें म्यूजिक किया, उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा म्यूजिक था। बट अभी सिर्फ ट्रेलर ही आया है और लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा म्यूजिक है। मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है कि मैंने इसका म्यूजिक किया है। तो इस फिल्म में तो मुझे लगता है काफी कुछ, म्यूजिक का काफी बड़ा रोल है। पर एंड में लोग स्टन्ड हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल मतलब नंब हो जाते हैं। नंब हो जाते हैं। और वो नमनेस जो है, मेरा ऐसा ख्याल है एंगर से भी आती है, हेल्पलेसनेस से, जो एंग्री की ये सब हुआ हमारे साथ और हम कुछ कर नहीं पाए। बिल्कुल। हम वी आर सो हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग। तो तुमने जब फिल्म के एंड में जो म्यूजिक का टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स जो सीन है नोआखली का, ये सब, तो उसमें हम एक हिंदी फिल्म में जैसा होता है एक एंग्री म्यूजिक भी तो ला सकते थे, तांडव टाइप का, लोगों को और एंग्री करने के लिए। तो वो क्या, why didn't you get tempted to do that? तुमने बिल्कुल रिवर्स उल्टा किया उसका। वो इसलिए सर कि ऑलरेडी विजुअल के अंदर वो पावर है, आपको उसको सिर्फ एक सपोर्ट करना है। आप अगर म्यूजिक जो है सीन से बड़ा हो जाएगा तो फिर लोग म्यूजिक सुनेंगे, हमारा काम है फिल्म देखना। तो मेरा ये मानना है कि बैकग्राउंड स्कोर अगर आपका फिल्म देखते हुए उस पर ध्यान जा रहा है
वहाँ पे आपका म्यूजिक फेल हो गया, द बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर हैज फेल्ड। आर्ट ऑफ एब्सेंस। हाँ, आर्ट ऑफ एब्सेंस मतलब कैमरामैन, म्यूजिक डायरेक्टर कुछ और एडिटर दिखने ही नहीं चाहिए। अगर वो दिख गया तो फेल हो गया। यस, क्या म्यूजिक था। हाँ, नहीं बस खत्म। वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। स्टोरी में बाधा, स्टोरी के ऊपर नहीं हो सकता। हाँ, और विजुअल्स ऑलरेडी इतने स्टार्क, इतने मतलब फ्राइटनिंग है कि मतलब आप उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको। मतलब म्यूजिक नहीं भी डालते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट आपने कहा नहीं, हमें लेके जाना है, थोड़ा सा कुछ ऑडियंस हो जिनको लेके जाना पड़ता है ना। कोई एक ऐसा सीन है जो तुम्हें लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि कुछ ऐसे म्यूजिक पीसेस होते हैं जो जनरली हाईलाइट नहीं हो पाते, थीम हो जाती है मेन, क्योंकि सीन इतने ड्रामेटिक होते हैं कि वो म्यूजिक हाईलाइट हो जाता है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी पीसेस होते हैं जो बहुत बाद में धीरे धीरे लोगों के दिमाग में घुसते हैं। जैसे शोले का एग्जांपल देता हूँ। शोले का जो मेन म्यूजिक है, जब गब्बर आता है, वो सारा एक्सपेरिमेंटल जो म्यूजिक है या जो टाइटल का म्यूजिक है, वो तो इंस्टेंटली ही पॉपुलर हो गया था। हाँ। लेकिन वो माउथ ऑर्गन जो अमिताभ बच्चन ने बजाया था, वो धीरे धीरे ग्रो किया जब उसके डायलॉग के एल्बम्स आए, ये सारे। तो इसमें कोई ऐसा पीस है यू थिंक जो तुम्हारे दिल के करीब है? और बहुत ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से इसके अंदर जो खास तौर पे एक डेमन थीम है, जो कि तीनों डेमन्स में एक ही तरह से यूज हुआ है, लेकिन उसके ऑर्केस्ट्रेशन अलग अलग है। वो डेमन थीम जो है ना, वो लोगों के अंतरात्मा में जाएगा। क्या है वो? वो पूरा क्रोमेटिक ही है, पूरा डेमन थीम जो है। मतलब वो इतना क्रोमेटिक है कि मेरे लिए शायद अभी गाना भी मुश्किल होगा, बजाना भी मुश्किल होगा। कुछ आइडिया के लिए, हाउ डज इट गो? बट ये तो इसका एक पार्ट है, इसमें काफी सारी लेयर्स है ना। बहुत अच्छा है। वो मैंने जब ये सुना था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि आप ऐसे किसी बच्चे को एक गुफा में ले जा रहे हैं, अंधेरी गुफा में, इधर उधर, एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू फेस। तो ब्लैकनेस, डार्कनेस, उसमें इतनी ज्यादा एक डेथ है। बिल्कुल। और फेस ऑफ इविल जो है, बेसिकली तीनों गुलाम जो हैं, तीनों गुलाम हैं। इस फिल्म में 3 विलेंस हैं, 3 अलग अलग वक्त पे आते हैं, लेकिन तीनों को जो कनेक्ट करता है, उनकी जो विलेनेस, म्यूजिक तुमने जोड़ा है, वो उससे जोड़ा है ना। वो मुझे लगता है वो लोग आगे चल के मतलब रील्स में भी और बहुत जगह यूज करने वाले हैं, काफी खतरनाक। और वो जो भारती की थीम है, वो बिकॉज भारती गांधी से इंटरेक्ट कर रही है, तो नेचुरली गांधी के सीन में आ गई वो। है ना, वो गांधी जी बकरी का दूध निकालते हैं वाला जो सीन है, जिसमें वो कहते हैं सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। लेकिन वो गांधी ने इतनी स्पिरिचुअल बात करके निकल जाता है वहां से गांधी। और उसके बाद जब वो बचती है, इफ यू रिमेंबर, वो टाइमिंग शूटिंग में भी कुछ ऐसा मैजिक हो गया कि पीछे से सन जो है गांधी जी के चेहरे के पीछे एकदम से ढल रहा था और ब्राइट हो गया, गांधी जी का चेहरा डूब गया और सिर्फ सन दिख रहा है। और उसमें जब वो म्यूजिक आता है, उसमें वोकल वो नॉस्टैल्जिक चेंबर म्यूजिक है वो। नहीं, उसमें वोकल स्कैटिंग यूज की है। वो बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, उसको तो हमने आगे भी यूज किया है। वो जब बंगाल के बारे में बताते हैं, द ग्रेट बंगाल। या तो और बताओ, लेट्स टॉक अबाउट आवर एक्सपीरियंस। यानी मेरे साथ काम करके कैसा तुम्हें लगा इस बार? एक्चुअली अब तक जितनी बार भी हमने काम किया है, मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था बुद्धा नेट इफेक्ट जब में। इस बार उससे भी ज्यादा मजा आया। इस बार बहुत मजा आया एक्चुअली। तो मतलब कश्मीर फाइल्स में भी वैसे ही मजा आया था, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा स्पैन नहीं था। लेकिन हमने बुद्धा नेट इफेक्ट जब काफी लंबे टाइम तक काम किया था। अरे याद होगा, ऑलमोस्ट 1 साल। अरे ऑडियंस को वो बताते हैं धन्य वाली स्टोरी, वो कहाँ यूज होना था और यूज कहाँ हुआ, वो बताओ भैया। वो ओवरनाइट, रात को 12 बजे का डिसीजन, बताओ। हाँ, तो उसके लिए तो मैंने एक पूरा का पूरा थीम पहले तो गाना बता दो लोगों को, थोड़ा कुछ गुनगुना सकते हो ये साग्निक सेन ने गाया अभी, और आप बता नहीं पाएंगे कि साग्निक सेन ने गाया। मतलब ऑडियंस बता नहीं सकती कि हेमंत कुमार ने गाया कि साग्निक सेन। इतना अच्छा गाया, और हमारे कोरस सिंगर्स ने भी कमाल किया उसके अंदर। आपको मैं सच बता रहा हूँ, जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही थी, कोरस सिंगर्स भी जाके रो रहे थे, मैं भी रो रहा था, और जो लोग भी वहाँ पे थे ना, वो सब रो रहे थे। अरे अरू जो हमारी क्रिएटिव कंसल्टेंट थी, यानी कल्चर कंसल्टेंट बंगाल की, वो अभी तक झगड़ा करती है मुझसे, कहती है नहीं यही गाना एंड में होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ ये नहीं होगा, कुछ दिन मोने मोने होगा, बिकॉज वो बैनर भारती का। पर वो कहती है इसको रोएंगे सब सुन के। और थिएटर में जो भी बंगाली हैं, ओ माय गॉड, दे क्राई, क्योंकि वंदे मातरम
और ये गाना, यही दो हैं हाँ जो जिन्होंने लौ जलाई पूरी आजादी की। बिल्कुल तो पूरा। कुछ बताओ गा के थोड़ा सा। हाँ वो है, धन धान्य पुष्प भरा আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। आगे फिर बंगाल में याद नहीं है। तो धुन दादर दार दारे रे दादरे रे दारारी रे जन्मभूमि, यही आता है ना? यस 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 यस, अमर जन्मभूमि। अमर जन्मभूमि। यार बहुत प्यारा गाना है। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, इतना इमोशनल। मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड करते हुए सारे जो कोरस सिंगर है वो रो रहे थे। या हम मतलब वो आप जो शूट करने वाले थे वो आए देर से, नहीं तो मैं वो भी शूट कर लेता। तो ये गाना बेसिकली सेलिब्रेट कर रहा है कि भूमि कितनी धन्य है। हाँ। यहाँ के फूल, यहाँ की जमीन, यहाँ के धन धान्य से भरी है। हाँ, धन धान्य से भरी है। और पुष्प मतलब फूल और सब, यानी इस जैसा कोई देश पूरी इस जैसा कोई देश पूरी दुनिया में, नहीं है, इस धरती पे ऐसा नहीं है। नहीं, ये हमारी जन्मभूमि है। हाँ। तो वो आप चाहे बंगाल मान लीजिए, चाहे भारत मान लीजिए। हाँ। तो ये गाना तो हमने इसलिए रिकॉर्ड किया था क्योंकि एक 14 अगस्त की रात को जब रेडियो में बजेगा, ये आज़ाद हो रहा है, भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, लेकिन आज़ादी भी मिल रही है। तो उस वक्त में जो गांव के लोग हैं नोआखली के, वो आके इसको गाते हैं। वो रेडियो में बज रहा है, रेडियो में बज रहा है बैकग्राउंड में ये गाना। हाँ। इस इंटेंशन से ये रिकॉर्ड किया गया था और ये पूरा का पूरा। हाँ। उसमें और उसमें यूज भी मुश्किल से 5-6 1 लाइन 1.5 लाइन यूज होने वाला, 15 सेकंड यूज होने वाला था, पर रिकॉर्ड हमने पूरा किया था एल्बम के लिए। लेकिन जब फिर क्या हुआ तो जो पूरा सीक्वेंस है, जब वो इन्वेट करता है अपना गुलाम, जब अंदर आता है वहाँ पे, वो पूरी रॉय चौधरी पूरा रैम्पेज किलिंग चल रही है, और उसके अंदर मैंने जो म्यूजिक क्रिएट किया, सब कुछ बहुत जबरदस्त लग रहा है सब कुछ। और तब आपने कहा कि यार एक बात बताओ यार, ये सब बहुत अच्छा है, यहाँ पर क्या एक बार देख सकते हैं, एक बार लगा के देखते हैं जरा। मैंने कहा क्या सर, कौन सा धन धन्य? मैंने कहा हाँ मतलब देख सकते हैं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते। मैं बहुत कन्विंस नहीं था, लेकिन जैसे ही वो लगाया, बाकी साउंड्स म्यूट की, बाप रे बाप, एकदम वही इम्पैक्ट आया। आपको याद होगा एक फिल्म है हेलो वियतनाम करके शायद, हाँ, रॉबी विलियम्स उसके अंदर है, और वो एक रेडियो अनाउंसर है, और पूरा वियतनाम वॉर चल रहा है, टैंक्स चल रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, और वहाँ पे गाना चल रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो इतना कंट्रास्ट है उसके अंदर। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वो वर्क किया इतना जबरदस्त कि पूरी किलिंग चल रही है, सबको मारा जा रहा है, खींचा जा रहा है, मतलब बॉम्ब चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और आप वहाँ पर गाना चल रहा है, हमारी जन्मभूमि कितनी महान है, धन्य से भरी हुई है। वो जो कंट्रास्ट है ना, वो रोंगटे खड़े करता है। एंटी थॉट बोलते हैं आर्ट में। एंटी थॉट मतलब जो हमने बेकार कुत्ते में भी किया था, बेकार कुत्ते में भी बुद्धा ट्रैफिक जैम। पर हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी वहां से, बुद्धा ना ट्रैफिक जैम मुफलिसी में, और एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि जब खोने का डर कुछ है ही नहीं, पैसे ही नहीं, डर नहीं, कुछ भी करो। बहुत एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक था वो। और वहां से करते करते अब हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशनल बैकग्राउंड म्यूजिक हमने किया। हालांकि एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं, पर आके यहाँ पे किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो जो उठती हुई लहरें थी, टूटती बनती उठती लहरें, अब वो कहीं ऐसा तो नहीं कि समुंदर की एकदम डीप मिड सी में हम लोग आ गए हैं, कि जीवन वो गहराई जिसको दुनिया ना समझ पाई, अगर इसको फिलोसॉफिकली बोलूँ तो। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। और क्या तुमने क्या देखा? मैंने तो तुम्हारा एवोल्यूशन एज अ म्यूजिक, पर तुमने इन फिल्मों में क्या देखा है एवोल्यूशन? व्हाट हैज नहीं, मैंने भी आपको मतलब बुद्धा ने ट्रैफिक जैम से लेकर यहाँ तक मतलब अलग लेवल पे इवॉल्व होते देखा है। मतलब फिल्म मेकिंग के सेंस में देखें, किसी भी सेंस में देखें। मतलब इस फिल्म को कैसे डिफाइन करोगे? ये फिल्म सर, मैं आपको बताता हूँ सर, ऐसी फिल्म इंडिया में नहीं बनी अभी तक इंडिया में नहीं बनी है। मैं ये नहीं बोलूँगा ग्रेट कल्ट ये वो कुछ भी, लेकिन ऐसी फिल्म नहीं बनी है सर। ये तो क्या है, व्हाट इज सो डिफरेंट? है तो फिल्मी नहीं, बट जिस तरह से पास्ट और प्रेजेंट को जिस तरह से जोड़ा गया है ना इसके अंदर, इतना सीमलेस है कि आपको बताना नहीं पड़ता ऑडियंस को कि चलो अब हम पास्ट में जाएंगे, चलो अब हम प्रेजेंट में आएंगे। वो मतलब सिनेमेटिकली भी और स्क्रिप्ट वाइज भी, म्यूजिक वाइज भी, हर तरह से एकदम सीमलेस है। यार इस फिल्म को यंग लोग जो है, जेन ज़ी, वो बहुत पसंद कर रहे थे। और क्या वो शुरू के 1-2 शो में नहीं आया जाता? कुछ एक रटगर्स यूनिवर्सिटी कुछ 8-10 लड़कियां आए थे पहली स्क्रीनिंग में, फिर वॉशिंगटन डीसी में 15 हो गए, फिर तीसरे में 15-20 हो गए, फिर सडनली एकदम से हॉल में यंग लोग आने लगे।
शायद उनकी आपस में कहीं खबर फैलने लगी होगी, ये लिखते भी तो इंस्टाग्राम में, इसमें उसमें, या व्हाट्सएप में चैट करते होंगे एक यूनिवर्सिटी के। बाय द टाइम आई रीच्ड LA एंड सैन फ्रांसिस्को, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जगह जगह से स्टूडेंट्स आने, 14-14 साल के बच्चे आने लगे। फिनिक्स में तो यंग छोटे छोटे, एक आपने देखा होगा, एक वीडियो मैंने डाला था, एक छोटा सा लड़का है 13-14 साल का, उसने इंसिस्ट किया कि उसको किसी ने बताया उसको, तो कि मैंने देखी है, तो उसके कजिन किसी ने अपने माँ बाप को इंसिस्ट किया मैं ये फिल्म देखूंगा, उन्होंने बोला नहीं ये तो यार इंडिया में एडल्ट फिल्म है, तो अमेरिका में वो नहीं सेंसर है, तो विद पेरेंट्स 13+ आई थिंक, विद पेरेंट्स यू कैन वॉच अंडर पेरेंटल गाइडेंस। तो आया लास्ट में जब सवाल पूछते हैं ना लोग, क्वेश्चन आंसर, उस बच्चे ने हाथ उठाया, सब उसको इग्नोर कर रहे थे, मेरे को दिख गया, मैंने कहा पूछो। उसने मालूम क्या सवाल पूछा, कहता व्हाई द वर्ल्ड इज सो इविल, व्हाई पीपल आर सो इविल, जरा सा बच्चा। उसके बाद आया मेरे पास और उसने कहा अंकल थैंक यू वेरी मच, I would have never known what my parents and grandparents have gone through if I had not seen this film, they would have never told me। तो ये फिल्म कहीं जनरेशनल ट्रॉमा जो है अपनी सोसाइटी का, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, उसको वोकलाइज कर रहा है, हाँ। उसको आर्टिकुलेट कर रहा है, उसको एक भाषा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, isn't it? यस यस। मैं तो एक चीज और कहूंगा, तो ये जेनजी क्यों इतना अप्रिशिएट कर रही है, तुम्हारी क्या एनालिसिस? सर मेरे हिसाब से मतलब फिल्म मेकिंग लेवल पे ही बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं आपको शायद बीच में 2-4 बार बोला भी है, बोला है, पर मैं इग्नोर करता हूँ ऐसी चीज, जब तक फ्राइडे तक इग्नोर करूंगा। मेरे लिए तो सर ये मतलब ये दो क्या बोलूँ आपको, दो एरास को जिस तरह से सीमलेस, मतलब ये फिल्म मेकिंग का एक काफ़ी, क्या बताऊँ, मतलब मैं एक ही बात बोलूँगा, इंडिया में नहीं बनी है सर ऐसी फिल्म, इस फिनिश की, इस टेक्निकल ब्रिलियंस की फिल्म नहीं बनी है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मतलब फॉर मी इट्स टाइटैनिक मीट्स शिंडलर्स लिस्ट। अरे ठीक है, पर कहानी में ऐसा क्या है कि जेनजी और यंग लोग जो है इससे कनेक्ट हो रहे हैं? कहानी में तो सर एक रियल पेन है, एक समय जब ये हुआ है और इसको मतलब लोग यही सोचेंगे कि यार ये अभी तक हमें पता क्यों नहीं है, ऐसा हुआ तो हमें पता क्यों नहीं है। और उसको फिर जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से बिना किसी क्या बोले एग्जैजरेशन के, या बिना किसी क्या बोले, बिना किसी अंडरलाइनिंग के, मतलब कैसा है तो देख लो। बेसिकली सिनेमैटिकली उसको जिस तरह से वीव किया है ना, वो बहुत ही पावरफुली आता है, वो मैसेज कम्स अक्रॉस, मतलब बहुत पावरफुल आता है कि ऐसी चीज हुई और हमें पता क्यों नहीं है। अच्छा, इतनी वायलेंट फिल्म है, हाँ बहुत वायलेंट है, म्यूजिकली हम इसको और वायलेंट बना सकते थे, यानी इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, जनरली होता भी है फिल्म में, अगर ये है तो और कर दो, पर तुमने इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं वो सारे बहुत मेलोडियस हैं। क्या क्या यूज किया पहले तो ये बताओ। हाँ, इसमें तो पूरा ऑर्केस्ट्रा यूज हुआ बेसिकली। सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं? जैसे इंस्ट्रूमेंट्स तो सारे हैं सर, जैसे मतलब आपका वायलिन, वियोला सेक्शन, चेलो सेक्शन, डबल बासेस, जो पूरा ऑर्केस्ट्रल सेक्शन होता है। आम आदमी नहीं जानता है ये सब कि क्या वियोला होता है, क्या वायलिन, चेलो, तीनों एक ही फैमिली के, बताओ तीनों में क्या फर्क है? हाँ, तो वायलिन जो होता है बेसिकली वो हाई नोट्स के लिए होता है, और वियोला जो है मिड नोट्स के लिए, चेलो लोअर नोट्स के लिए, और जो उससे भी सब लोज होते हैं उनके लिए डबल बासेस होते हैं। तो चेलो काफी यूज किया है इसमें। तो इसमें चेलो यूज हुआ है, नहीं वायलिन भी, वियोला भी यूज हुआ है, पूरा ऑर्केस्ट्रल सेक्शन, वायलिन सेक्शन, वायलिन 1, वायलिन 2, तो ये सारा जो बुडापेस्ट में हमने रिकॉर्ड किया है। और उसके अलावा पूरे वुडविंड सेक्शन यूज किया है सारा का सारा, वो भी सब रिकॉर्ड किया है। तो जनरली तो बड़ी मेलोडियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत मेलोडी क्रिएट करने वाले। हाँ, लेकिन क्या है, जो नोट्स हैं उनके अंदर है वो सारा खेल नोट्स का है, वो पेन, वो हेल्पलेसनेस, या वो ब्यूटी कहीं पे अगर है तो। और परकशन ज्यादा यूज नहीं हुआ। परकशन तो सर ऑलमोस्ट जनरली, पर ऐसी फिल्में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? थोड़ा सा प्रेजेंट वाले टाइम जो है उसके अंदर परकशन यूज किया हमने, क्योंकि प्रेजेंट म्यूजिक और जो पास्ट म्यूजिक है वो अलग रखे एकदम। प्रेजेंट पास्ट म्यूजिक ज्यादातर ऑर्केस्ट्रल है, और प्रेजेंट म्यूजिक पूरा हाइब्रिड म्यूजिक है। उसमें हमने थोड़े रिदम्स यूज किए हैं, परकशन यूज किए हैं, बट पास्ट में तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे एक्चुअली 2-3 महिलाएं थी जो मैं याद कर रहा हूँ कौन सी स्क्रीनिंग में, आई थिंक शिकागो में, जब आपका जो, अब मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो क्लाइमेक्स का सीन है जिसमें 14 अगस्त का जो पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का जो सीन है, बहुत ही दर्दनाक सीन है, मतलब तो उसमें जब ये दोनों भारती और अमर
जाते हैं लाइट हाउस की टेरेस पे ऊपर और वहाँ देखते हैं, तो वहाँ पे अपन फिर से तुमने वहाँ पे नॉस्टैल्जिक म्यूजिक लगाया। हाँ। और उसके बाद जो आते हैं, जो भी होता है, और उन्हें कभी एक दूसरे को टच तक नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कभी कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया है कि, और उन्हें पता भी नहीं है कि उनका क्या इमोशन है। इमोशन, सही बात। और पहली बार व्हेन द डेथ इज इन फ्रंट ऑफ देम, तो वो लड़की भाग के आती है और उसको जब वो करती है, तो उसके बारे में मुझे उसने 2-3 औरतें थी, ग्रुप, दे केम एंड टोल्ड मी, तब उनने, मैं आपको बताया नहीं था, पहली बार बता रहा हूँ, कहती हैं सर इसका म्यूजिक किसने किया है, तो टाइटल नहीं पढ़े होंगे हमने, तो मैंने, रोहित शर्मा जी हैं हमारे साथ, कश्मीर फाइल्स भी की है, ये की है। कहती है कि मैंने कभी इतना सैड नहीं फील किया लाइफ में, कभी नहीं किया। कहती मेरा दिल टूट गया, तो इसलिए उसने पूछा, तो कहते उसको याद रह गया वहाँ पे, जबकि वहाँ पे कोई ऐसा कोई हाईलाइट म्यूजिक है नहीं है। बट उसमें क्या किया ना कि उस वाले सीक्वेंस में हमने क्यों ऐसा इम्पैक्ट म्यूजिक, क्यों उसने सोचा, व्हाई डिड शी थिंक अबाउट द म्यूजिक एट दैट पॉइंट? हाँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक काम किया कि जितने भी हमने थीम्स यूज किए थे ना, इससे पहले बनाए थे, वो सारे उसमें यूज किए हैं। उस एक सीक्वेंस में 7-8 मिनट का एक सीक्वेंस है, इतना बड़ा सीक्वेंस, उसमें बैक टू बैक जब वो थीम्स आते हैं तो आप पूरी फिल्म जो है रिलीव करते हो, और जब उस पॉइंट पे आते हो तो हमारा मेन थीम बजता है, तो मेन थीम बजेगा तो आप रोओगे, फिर यू वोंट बी एबल टू हेल्प इट। एक बहुत ही डायरेक्ट एक्शन डे टेक्स प्लेस, और उसके बाद वो भारती जो है स्ट्रीट्स में जा रही है, एक बड़ा दर्दनाक, मैंने पोएटिक सीन शूट किया था, और उसमें तुमने बड़ा पोएटिक म्यूजिक किया था, बहुत अच्छा म्यूजिक किया था उसमें, थीम ही थी मेरे ख्याल से। वो कैसे चेंज हो गई ओवरनाइट, और काला कैसे इंट्रोड्यूस हो गया उसमें, वो बताओ जरा। और तो बहस भी हुई थी थोड़ी, करे नहीं करे, थोड़ा सा डाउट भी था, पर यू वर द ओनली पर्सन हु बैक्ड मी ऑन दैट। हाँ, मेरे ऑफिस में सब उसके अगेंस्ट थे। नहीं, मुझे तो जब मैंने काला सुना था तो मेरे तब से दिमाग में था इसको कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पैक्टफुल वो सॉन्ग है, बहुत इम्पैक्टफुल। बात कृष्ण की हो रही है और उसमें इतना दर्द है, लेकिन जब वो उस जगह पे लगाया गया, मुझे पहले से दिमाग में था कि ये यही जगह होगी जहाँ पे ये लग सकता है, और आपने भी वही जगह बताई, हम दोनों का वो मैच हो गया एकदम। और जब हमने वो लगाया वहाँ पे, वो एक्चुअली पहले जो लगा हुआ था शायद वो पार्ट सही नहीं लगे थे, बाद में जब वो पार्ट लगाए गए सही वाले, तो वो तो मैजिक हो गया वहाँ पे। और अरू से बहुत लड़ाई अभी तक चलती है, वो कहती है अरे इसका कृष्ण से क्या लेना देना है, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, और आप इसमें कृष्ण की वो लगा रहे हो। विरह का सॉन्ग है वो बेसिकली। हाँ, मतलब वो बोल रही है कि मुझे घर नहीं जाना है, कृष्ण, मैं घर जाके क्या करूंगी। हाँ, तो मैं ढूंढ रही हूँ, और जो कृष्ण भी है, को, कृष्ण विरह का सॉन्ग है, कृष्ण नहीं मिल रहे हैं, कृष्ण, शी इज लॉस्ट कृष्णा एंड शी इज लुकिंग फॉर हिम। तो पर वो कहती है कि ये गाना यहाँ नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाली लोग बहुत अपसेट हो जाएंगे। मैंने कहा अरू, मैं गारंटी लेता हूँ कोई बंगाली अपसेट नहीं होगा। बंगाली मतलब क्या, दिल नहीं है क्या, इमोशन नहीं है क्या, कोई नहीं अपसेट होगा। और इतने बंगालियों ने देखी है, एवरीबॉडी हैज अप्रिशिएटेड इट। और मैंने तो बोला उसका ट्रांसलेशन भी मत डालो सबटाइटल में, कुछ लोगों को इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए कि शब्द अर्थ क्या है, अर्थहीन म्यूजिक होना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है, बस एक भाव है, एक भावना है। काला वो गा तो नहीं सकते हो, तो मैं जानता हूँ क्या है। वो है ऐसे एकदम से वो जैसा उन्होंने गाया, मैं तो उसके आसपास नहीं गा सकता, बट कुछ है वो, काला है पागल करला रे, ऐसा कुछ है। मैं नहीं गा सकता। नहीं गा सकता, उन्होंने जो गाना भी नहीं चाहिए, आई थिंक वो नहीं गाना। पर पार्वती जी, वाह, क्या आपके चरण स्पर्श महान हुआ। आपने इस फिल्म में जान डाल दी। She has put a soul. Yes. और ये कैसे हुआ? ये प्लान नहीं था। वो तो किचुदिन मोने मोने का मैं फैन हूँ, तो किचुदिन मोने मोने के लिए तो पार्वती जी जो हैं, मैं उनको जानता नहीं था। मैंने कहा, जब मैंने सुन रहा था बंगाली सा, मैंने कहा किचुदिन मोने मोने इस फिल्म में होना ही है। मुझे मतलब भी नहीं पता था। मैंने सिर्फ देखा किस तरह से घूमती हैं वो, किस तरह से गाती हैं। फिर वो पूरा जो पल्लवी का, माँ भारती का कैरेक्टर और कॉस्ट्यूम सब है, वो उसी पे बेस किया, पार्वती जी पे। अच्छा। तो मैंने सोशल मीडिया में ऐसा लिखा, ट्विटर में, कि मैं, कोई जानता है तो मेरे को इनसे कांटेक्ट कराओ। तो जो उनके जो पार्टनर हैं, मैनेजर हैं जो, तो उन्होंने मेरे को, फिर किसी ने मुझे कांटेक्ट उनका दिया नंबर, फिर मैंने उन्हें मैसेज भेजा, फिर उनका मैसेज आया मुझे, बोले तो गाती नहीं फिल्मों के लिए, ये तो साधिका हैं, साध्वी हैं, और ये तो नहीं कर सकती है ऐसा। उनने तो वो माना हुआ है। और
तो मैंने समझाया भाई कि ये फिल्म की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों बाउल म्यूजिक। मैंने कहा देखिए ये डाइंग आर्ट्स हैं इंडिया के, जो फोक म्यूजिक है ये डाइंग आर्ट है और बाउल तो कोई जानता भी नहीं आज की तारीख में इंडिया में। तो मैंने कहा लेकिन ये देखिएगा बच्चा बच्चा बाउल के बारे में जान जाएगा ना, आई विल मेक श्योर कि मैं इसको ऐसे प्लेस। तो शी अग्रीड टू कम टू बॉम्बे एंड शी फ्लू डाउन टू बॉम्बे और मेरे लिए माँ की मूर्ति भी लाई और स्टूडियो में जब हमने किया तो अंधेरा कर दिया और उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं। और उन्होंने जब गाना चालू किया तो गाती रही आधा एक घंटा, सब मंत्रमुग्ध रहे। मैंने कहा कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो बाउल है अगर दर्द निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसमें क्या है? कहती हैं अच्छा एक है जो मैं ज़्यादा गाती नहीं हूँ, वो गाना बहुत वक्त से गाया भी नहीं है एंड अंधेरा सब कर हो गया इधर उधर सब जगह, तो शूट भी नहीं हो पाया क्योंकि अंधेरे में कैमरा मैन, मैंने भी कैमरामैन वो बिहाइंड द सीन वाले कहते नहीं सर लाइट चाहिए लाइट चाहिए। मैंने कुछ नहीं, हट जाओ, कोई नहीं, क्या हो गया, नहीं शूट हुआ तो हर चीज़ थोड़ी कैमरे में होनी चाहिए। और जैसे ही उनने लगाया नोट काला का, हम सब हिल गए यार। यानी ये तो एक अद्भुत स्पिरिचुअल डिवाइन एक्सपीरियंस होता है ना, वो था। मैं उनको बुलाऊंगा फिल्म रिलीज होने के बाद, यहाँ एक विल कीप समथिंग, एक कॉन्सर्ट करेंगे। रोहित चाहता नहीं हो दी एंड हो इसका, लेकिन फिल्म है दी एंड होता है। yes. तो एक बार दिल से थीम सुना दो यार। हाँ सो दा 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 रा री रा दा री रा दा रा री रा रा रा। चुप क्यों हो गए? अच्छा अब असली थीम बजाते हैं। नहीं, इसके बाद ये हाई ऑक्टेव में बजता है, फिर लास्ट का पार्ट आता है। आप चाहते पूरा सुनो? हाँ एक बार हो जाए पूरा। हाँ हो जाए, ठीक है। दा रा री रा दा रा री रा दा रा री रा दा रा री रा